विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता। रास्ते में वो पल्लवी को उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय बचता था, इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो चुकी थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई बनाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताइए आज कैसी बनी है? अम्मी, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो जायकेदार ही होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ अम्मी, मैं जब आपके हाथ की बनी मच्छी अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि तेरी अम्मी बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही लजीज बनाती हो पन्ना, इसमें कोई शक नहीं है। मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में फरोख्त करूँ। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो, तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है। हाँ, तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले रोज अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में भरकर बाजार की तरफ रवाना हो गई। ताजी ताजी मछलियाँ आज की पकड़ी गई, बिल्कुल ताजी मछलियाँ। मीठे पानी की मछलियाँ है क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ हैं, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा गमगीन हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की फरोख्त अच्छी हो। अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की जानिब चल पड़ी। अगले रोज भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ ली और उन्हें फरोख्त करने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई रोज तक चलता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुंची। उदास होकर उसने खाना बनाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ चुका था कि उसकी बीवी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? कि मछलियाँ फरोख्त करके कुछ पैसे कमाऊंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे, मछलियों की बजाय अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। तुम जायकेदार मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम कीमत भी कम रख सकती हो। एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से, क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ ली और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही खरीदार खींचे चले आए। ताजा मछली है ना?
हाँ, आज सुबह ही पकाई है। ठीक है, मुझे 1 प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को 1 प्लेट मछली भात दे दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी 1 प्लेट देना। जी। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की जानिब चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रख दी। जलेबी? अरे ये किस खुशी में? आप खाइए तो बताती हूँ। वो लोग जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने उन लोगों को आज का किस्सा सुनाया। मैं कहता था ना कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ, मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे, वो तो सारा खत्म हो गया। क्या? और उस रोज से अपर्णा की मछली भात का कारोबार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती। अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाने लगा मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी। मियाँ बीवी मिलकर मछली भात बेचने लगे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का कारोबार चल पड़ा और थोड़ी ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा। किशन एक मुफलिस किसान था। उसके 2 बेटे थे, राघव और सुरेश। राघव सुस्त और निकम्मा था, लेकिन सुरेश उतना ही मेहनती था। वो मेहनत पर यकीन करता था। एक रोज की बात है। राघव, तुम पूरे दिन सोते ही रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते। जब देखो मैं तुम्हें सोता हुआ ही देखता हूँ। तुमने थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो तुम्हें खाने तक की फिक्र नहीं होती। बस सोने को बोल दो जितना भी। क्या है अब्बू जान, अभी तो मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। बस मैं बादशाह बनने ही वाला था। इतने में आपने मुझे जगा दिया। आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं। मैं अमीर होते होते रह जाता हूँ। भाईजान, ख्वाब में अमीर होने से क्या होता है? बात तो तब है जब हकीकत में हमें कुछ पैसे मिले, और वो ख्वाब देखने से नहीं बल्कि मेहनत करने से होते हैं। आप अगर सोते रहोगे तो आप बादशाह नहीं बन पाओगे। चलो उठो, हम कुछ काम करते हैं। सुरेश, तू अपनी नसीहत ना अपने पास ही रख। अगर तू चौराहे पर बैठकर ये नसीहत देगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मेरे ख्वाबों के साथ ही रहने दे और जा तू ही कोई काम धंधा कर, और जो कुछ पैसे मिले तो मुझे भी दे देना। मैं भी थोड़े बहुत खर्च कर लिया करूँगा। इसी तरह से राघव और सुरेश में बहस होती है। राघव सुरेश की एक भी बात नहीं मानता था और सोता ही रहता था। उसे काम करना पसंद नहीं था। एक रोज की बात है, सुरेश मायूस होकर बैठा था। इसी फिक्र में था कि क्या किया जाए ताकि घर के हालात सुधर सके। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारी अम्मी भी हमारे साथ नहीं है। अगर अम्मी होती तो कम से कम 2 वक्त की हमें रोटी भी तो बना कर देती। रोटी भी हमें ही बनानी पड़ती है और कमाना भी हमें ही पड़ता है। ऐसा क्या करूं जो अपने घर के हालात को सुधार सकूं? तभी वहाँ किशन आता है और उसे मायूस देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतना मायूस होकर क्यों बैठे हो? अब्बू जान, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे हमारे घर के हालात बेहतर हो सकें। भाईजान तो कोई काम करते नहीं और आपकी भी उम्र हो चली है। बेटा तुम सही फरमा रहे हो। अब मेरे अख्तियार में कुछ नहीं रहा। हमारे पास कुछ और तो है नहीं, बस हमारे पुरखों की थोड़ी सी जमीन है। उस जमीन पर कुछ नहीं उगता, वो एक बंजर जमीन है। अगर उस पर कुछ होता तो हमें खाने के लाले न पड़ते, उसी से कुछ खा लिया करते। मैंने उस पर कई दफा खेती करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ उगता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। आपने कई दफा कोशिश की तो क्या हुआ, एक दफा मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। क्या मालूम मैं उसमें मेहनत करके कुछ उगा सकूं। ठीक है, वो चीनी के मिल के पास जो 1.5 बीघा जमीन है वो हमारे पुरखों की जमीन है। तुम चाहो तो उस पर मेहनत करके देख लो, क्या मालूम कुछ उपज हो जाए।
सुरेश जमीन की जानिब चल पड़ता है। वहाँ जाकर उस जमीन को देखकर मायूस हो जाता है, क्योंकि वो जमीन बंजर पड़ी हुई थी। फिर भी वो उस जमीन पर मेहनत करने की सोचता है और हल से उस खेत को जोतने के लिए चल पड़ता है। अरे ये तो वाकई बंजर जमीन है, इसमें जुताई करने के लिए बैलों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बैलों की जोड़ी तो मेरे पास है ही नहीं। मैं खुद ही बैलों की कमी को पूरा कर लेता हूँ और अपने कंधे पर हल को रख कर इस खेत की जुताई कर लेता हूँ। सुरेश उस खेत पर पूरी मेहनत से काम करता है। उसी खेत में मेहनत करते करते कई रोज गुजर जाते हैं, लेकिन उस खेत में कुछ भी होने के आसार नजर नहीं आते। वो थक कर पसीने से तरबतर हो मायूस होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी बुरके में एक खातून उसके पास आती है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया। अम्मा, मेरे तो खुद के खाने पे आफत पड़ी हुई है, मैं तुझे क्या दे दूं? ए बेटा, कुछ तो तेरी पोटली में रखा होगा, कुछ भी खिला दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। देख, धूप बहुत तेज है, अब और आगे भीख मांगने के लिए जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अम्मा, मेरे पास सिर्फ एक रोटी और प्याज है, और तो कुछ मैं दे नहीं सकता। आज तुम ये रोटी खा लो और मैं पानी ही पीकर आज का दिन गुजार लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तूने मुझे पेट भरने के लिए रोटी दी है। अपना पेट काट कर अल्लाह तेरे घर में बरकत दे, तुझे किसी चीज की कमी ना हो। अम्मा, मेरे घर तो रोटी पे भी आफत है, मेरे घर बरकत कहाँ से होगी? एक खेत मिला है, वो भी बंजर है, उस पर खेती करने की सोचता हूँ, लेकिन इस खेत में कुछ उगता ही नहीं। एक भाई है, वो इतना आलसी है कि उसे सोने से फुर्सत नहीं। एक वालिद है जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके अख्तियार का कुछ रहा ही नहीं। बेटा, इतना परेशान ना हो, मैं तुझे ये पत्थर देती हूँ, इन्हें अपने खेत में डाल दे और अपने घर चला जा। अम्मा, मेरे खेतों में पत्थरों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तूने 4 पत्थर और दे दिए मुझे खेत में डालने के लिए, इनसे भला मेरा क्या होगा? चल, तेरे ये 4 पत्थर भी अपने खेत में फालतू में डाल देता हूँ। जमीन तो बंजर है ही, और बंजर हो जाएगी। मेरे नसीब में पत्थरों के अलावा है ही क्या? ला, ये 4 पत्थर भी मुझे दे, मैं इन्हें भी खेत में डाल देता हूँ। सुरेश उन पत्थरों को लेकर खेत में डाल देता है और मायूस होकर घर की जानिब चल देता है। दूसरी सुबह जब वो अपने खेत पर आता है तो देखकर हैरान हो जाता है। पूरा खेत सफेद पड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके खेत में ये क्या हो रहा है। वो करीब जाकर देखता है तो पूरा खेत अंडों से भरा होता है। पूरे खेत में अंडे ही अंडे होते हैं। अरे ये क्या, पूरा खेत अंडों से भरा हुआ है? अभी रात तक तो इस खेत में और कुछ भी नहीं था, अब ये इतने सारे अंडे कहाँ से आ गए? कहीं ये अम्मा के 4 पत्थरों का करिश्मा तो नहीं? सुरेश अंडे पाकर बेहद खुश होता है, लेकिन फिक्रमंद भी होता है, क्योंकि उसके कस्बे में तो कोई अंडे खाता ही नहीं है। वो सोचता है कि अब इन अंडों का वो क्या करे। ये बात पूरे गांव में आग की मानिंद फैल जाती है और कुछ बुजुर्ग लोग आकर उसे मशवरा देते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी कहता है, बेटा, तुम्हारी खेती बहुत ही अजीब हो रही है। हमारे कस्बे में तो कोई अंडा है ही नहीं और तुमने अंडों की खेती कर डाली। बाबा, अब मैं क्या करूं? मेरे खेत में तो अंडे ही अंडे हैं, इसके अलावा तो मेरे खेत में कुछ और है ही नहीं। पहले तो ये बंजर पड़ी हुई थी, अब हुए भी तो अंडे हुए जो किसी काम के नहीं। बेटा, मायूस ना हो, हमारे कस्बे से बाहर निकलकर कुछ मील के फासले पर एक मुस्लिम कस्बा है, जहाँ पर तुम्हारे अंडे फरोख्त होंगे। तुम वहाँ जाकर ये अंडे फरोख्त कराना। सुरेश को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है। वो सारे अंडों को एक ट्रक में भरकर करीब के गांव में फरोख्त करने जाता है, जहां उसके अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं और सब उसके पास से ही अंडे खरीदना चाहते हैं। अब सुरेश अंडे वाले के नाम से फेमस और अमीर हो जाता है। किशन एक मुफलिस किसान था। उसके 2 बेटे थे, राघव और सुरेश। राघव सुस्त और निकम्मा था, लेकिन सुरेश उतना ही मेहनती था। वो मेहनत पर यकीन करता था। एक रोज की बात है। राघव, तुम पूरे दिन सोते ही रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते। जब देखो मैं तुम्हें सोता हुआ ही देखता हूँ। तुमने थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो तुम्हें खाने तक की फिक्र नहीं होती। बस सोने को बोल दो जितना भी। क्या है अब्बू जान, अभी तो मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, बस मैं बादशाह बनने ही वाला था। इतने में आपने मुझे जगा दिया।
आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं। मैं अमीर होते होते रह जाता हूँ। भाईजान, ख्वाब में अमीर होने से क्या होता है? बात तो तब है जब हकीकत में हमें कुछ पैसे मिले, और वो ख्वाब देखने से नहीं बल्कि मेहनत करने से होते हैं। आप अगर सोते रहोगे तो आप बादशाह नहीं बन पाओगे। चलो उठो, हम कुछ काम करते हैं। सुरेश, तू अपनी नसीहत ना अपने पास ही रख। अगर तू चौराहे पर बैठकर ये नसीहत देगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मेरे ख्वाबों के साथ ही रहने दे और जा, तू ही कोई काम धंधा कर, और जो कुछ पैसे मिले तो मुझे भी दे देना। मैं भी थोड़े बहुत खर्च कर लिया करूँगा। इसी तरह से राघव और सुरेश में बहस होती है। राघव सुरेश की एक भी बात नहीं मानता था और सोता ही रहता था। उसे काम करना पसंद नहीं था। एक रोज की बात है, सुरेश मायूस होकर बैठा था। इसी फिक्र में था कि क्या किया जाए ताकि घर के हालात सुधर सके। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारी अम्मी भी हमारे साथ नहीं है। अगर अम्मी होती तो कम से कम 2 वक्त की हमें रोटी भी तो बना कर देती। रोटी भी हमें ही बनानी पड़ती है और कमाना भी हमें ही पड़ता है। ऐसा क्या करूं जो अपने घर के हालात को सुधार सकूं? तभी वहाँ किशन आता है और उसे मायूस देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतना मायूस होकर क्यों बैठे हो? अब्बू जान, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे हमारे घर के हालात बेहतर हो सकें। भाईजान तो कोई काम करते नहीं और आपकी भी उम्र हो चली है। बेटा, तुम सही फरमा रहे हो। अब मेरे अख्तियार में कुछ नहीं रहा। हमारे पास कुछ और तो है नहीं, बस हमारे पुरखों की थोड़ी सी जमीन है। उस जमीन पर कुछ नहीं उगता, वो एक बंजर जमीन है। अगर उस पर कुछ होता तो हमें खाने के लाले न पड़ते, उसी से कुछ खा लिया करते। मैंने उस पर कई दफा खेती करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ उगता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। आपने कई दफा कोशिश की तो क्या हुआ, एक दफा मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। क्या मालूम मैं उसमें मेहनत करके कुछ उगा सकूं। ठीक है, वो चीनी के मिल के पास जो 1.5 बीघा जमीन है वो हमारे पुरखों की जमीन है। तुम चाहो तो उस पर मेहनत करके देख लो, क्या मालूम कुछ उपज हो जाए। सुरेश जमीन की जानिब चल पड़ता है। वहाँ जाकर उस जमीन को देखकर मायूस हो जाता है क्योंकि वो जमीन बंजर पड़ी हुई थी। फिर भी वो उस जमीन पर मेहनत करने की सोचता है और हल से उस खेत को जोतने के लिए चल पड़ता है। अरे ये तो वाकई बंजर जमीन है, इसमें जुताई करने के लिए बैलों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बैलों की जोड़ी तो मेरे पास है ही नहीं। मैं खुद ही बैलों की कमी को पूरा कर लेता हूँ और अपने कंधे पर हल को रखकर इस खेत की जुताई कर लेता हूँ। सुरेश उस खेत पर पूरी मेहनत से काम करता है। उसी खेत में मेहनत करते करते कई रोज गुजर जाते हैं, लेकिन उस खेत में कुछ भी होने के आसार नजर नहीं आते। वो थक कर पसीने से तरबतर हो मायूस होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी बुरके में एक खातून उसके पास आती है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया। अम्मा, मेरे तो खुद के खाने पे आफत पड़ी हुई है, मैं तुझे क्या दे दूं? ए बेटा, कुछ तो तेरी पोटली में रखा होगा, कुछ भी खिला दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। देख, धूप बहुत तेज है, अब और आगे भीख मांगने के लिए जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अम्मा, मेरे पास सिर्फ एक रोटी और प्याज है और तो कुछ मैं दे नहीं सकता। आज तुम ये रोटी खा लो और मैं पानी ही पीकर आज का दिन गुजार लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तूने मुझे पेट भरने के लिए रोटी दी है। अपना पेट काट कर अल्लाह तेरे घर में बरकत दे, तुझे किसी चीज की कमी ना हो। अम्मा, मेरे घर तो रोटी पे भी आफत है, मेरे घर बरकत कहाँ से होगी? एक खेत मिला है, वो भी बंजर है, उस पर खेती करने की सोचता हूँ, लेकिन इस खेत में कुछ उगता ही नहीं। एक भाई है, वो इतना आलसी है कि उसे सोने से फुर्सत नहीं। एक वालिद है जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके अख्तियार का कुछ रहा ही नहीं। बेटा, इतना परेशान ना हो, मैं तुझे ये पत्थर देती हूँ, इन्हें अपने खेत में डाल दे और अपने घर चला जा। अम्मा, मेरे खेतों में पत्थरों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तूने 4 पत्थर और दे दिए मुझे खेत में डालने के लिए, इनसे भला मेरा क्या होगा? चल, तेरी ये 4 पत्थर भी अपने खेत में फालतू में डाल देता हूँ। जमीन तो बंजर है ही और बंजर हो जाएगी। मेरे नसीब में पत्थरों के अलावा है ही क्या? ला, ये 4 पत्थर भी मुझे दे, मैं इन्हें भी खेत में डाल देता हूँ। सुरेश उन पत्थरों को लेकर खेत में डाल देता है और मायूस होकर घर की जानिब चल देता है। दूसरी सुबह जब वो अपने खेत पर आता है तो देखकर हैरान हो जाता है। पूरा खेत सफेद पड़ा हुआ था,
वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके खेत में ये क्या हो रहा है। वो करीब जाकर देखता है तो पूरा खेत अंडों से भरा होता है। पूरे खेत में अंडे ही अंडे होते हैं। अरे ये क्या, पूरा खेत अंडों से भरा हुआ है। अभी रात तक तो इस खेत में और कुछ भी नहीं था, अब ये इतने सारे अंडे कहाँ से आ गए? कहीं ये अम्मा के 4 पत्थरों का करिश्मा तो नहीं? सुरेश अंडे पाकर बेहद खुश होता है, लेकिन फिक्रमंद भी होता है क्योंकि उसके कस्बे में तो कोई अंडे खाता ही नहीं है। वो सोचता है कि अब इन अंडों का वो क्या करे। ये बात पूरे गांव में आग की मानिंद फैल जाती है और कुछ बुजुर्ग लोग आकर उसे मशवरा देते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी कहता है, बेटा, तुम्हारी खेती बहुत ही अजीब हो रही है। हमारे कस्बे में तो कोई अंडा है ही नहीं और तुमने अंडों की खेती कर डाली। बाबा अब मैं क्या करूं? मेरे खेत में तो अंडे ही अंडे हैं। इसके अलावा तो मेरे खेत में कुछ और है ही नहीं। पहले तो ये बंजर पड़ी हुई थी, अब हुए भी तो अंडे हुए जो किसी काम के नहीं। बेटा मायूस ना हो, हमारे कस्बे से बाहर निकलकर कुछ मील के फासले पर एक मुस्लिम कस्बा है जहाँ पर तुम्हारे अंडे फरोख्त होंगे। तुम वहाँ जाकर ये अंडे फरोख्त कराना। सुरेश को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है। वो सारे अंडों को एक ट्रक में भरकर करीब के गांव में फरोख्त करने जाता है, जहां उसके अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं और सब उसके पास से ही अंडे खरीदना चाहते हैं। अब सुरेश अंडे वाले के नाम से फेमस और अमीर हो जाता है। अर्जुन अपनी बीवी आरती के साथ रात के 1 बजे अपनी कार में रोमांटिक सॉन्ग सुनते हुए कार ड्राइव कर रहा था। अर्जुन, अब तो बता दो, ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो इतनी रात को हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं? अरे डार्लिंग, मैंने कहा ना कि सरप्राइज है। बस 1 घंटा और पेशेंस रख लो। मुझे यकीन है कि तुम वो सरप्राइज देखकर खुशी से पागल हो जाओगी। नहीं अर्जुन, प्लीज, मुझे अभी जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर नहीं बताओगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और मैं अब और पेशेंस नहीं रख सकती। बस। ओफो आरती, तुम हर बार मेरे सरप्राइज सस्पेंस का मजाक किरकिरा कर देती हो। अब मुंह मत फैलाओ। सुनो, मैंने होटल शालीमार के पास एक फार्म हाउस खरीदा है। हम अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर हम वहीं पर पार्टी करेंगे। क्या तुमने होटल शालीमार के पास फार्म हाउस खरीदा है? क्या तुम नहीं जानते होटल शालीमार और वहाँ का आसपास का इलाका हॉन्टेड है। उसके आसपास भी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। अरे होटल शालीमार किसी जमाने में जाना माना होटल था, मगर अब वो वीरान पड़ा है। ये सिर्फ अफवाहें हैं आरती, ताकि वहाँ के आसपास की प्रॉपर्टी लोग ना खरीदें। मैं इन बातों को नहीं मानता। अर्जुन अपनी पत्नी आरती को अपना नया फार्म हाउस दिखाने जा रहा था। फार्म हाउस होटल शालीमार के 5 किलोमीटर आगे बना हुआ था। अचानक अर्जुन ने होटल शालीमार के ठीक सामने बड़ी तेजी से कार की ब्रेक्स लगा दी। अर्जुन, क्या हुआ? इस मनहूस होटल के सामने अचानक से कार क्यों रोक दी? लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है आरती। उस कार को देखो, वो हूबहू हमारी कार जैसी दिख रही है। ओह माय गॉड, पता नहीं कौन बेचारा होगा। चलो देखते हैं, शायद उसे हमारी जरूरत हो। आरती के साथ तेजी से उस कार के नजदीक जा पहुंचा, पर कार के अंदर का नजारा देखते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी और औरत तो हूबहू हम जैसे दिख रहे हैं और कार भी बिल्कुल हमारी कार जैसी है। क्या हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? अर्जुन और आरती को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना ही अक्स देख रहे हों। हे मालिक, मैंने बोला था ना कि ये होटल शालीमार हॉन्टेड एरिया में आता है। ये क्या चक्कर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक साथ 2 लोग सपना कैसे देख सकते हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चलो यहाँ से जल्दी चलो। अर्जुन और आरती जैसे ही अपनी कार की ओर मुड़े, उन्हें पीछे से उन्हीं के हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। ओह गॉड, इतनी जख्मी हालत में ये लोग हंस कैसे रहे हैं? और इनकी हंसी भी हमारी तरह ही है। अर्जुन, जल्दी करो, भागो यहाँ से। मुझे तो यहाँ भूत प्रेत का साया लगता है। आरती और अर्जुन के हमशक्ल का शरीर खून से लथपथ होते हुए भी लगातार हंस रहे थे और देखते ही देखते उनके हमशक्ल ने
भागते हुए अर्जुन और आरती की गर्दन अपने हाथ लंबे करके दबोच ली और उन दोनों की गर्दन उखाड़ दी। अर्जुन और आरती की चीख शालीमार एरिया में गूंज गई। अर्जुन और आरती के पीछे ही एक बाइक पर रोहन और रवि भी थे। अर्जुन और आरती की चीख रोहन को सुनाई दी। यार रवि, गाड़ी साइड में तो लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीखा हो। अबे नहीं यार, तुझे वहम हुआ होगा। रोहन और रवि ने गाड़ी सामने लगाई ही थी कि तभी उनकी नजर कुछ दूर एक स्थान पर पड़ी। अबे यार, वो क्या है सामने? ये तो कोई होटल है भाई। हाँ यार, ये तो होटल है, मगर मैंने तो सुना था कि यहाँ सालों पहले कोई होटल हुआ करता था। मगर जैसे ही वो इस होटल के अंदर पहुँचे, वहाँ की लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। अबे सामने कोई होटल है तो चलो पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, इस होटल में कोई है क्या? कुछ खाने को मिलेगा? हाँ भाई साहब, लाइट चली गई है, खाना मिल जाएगा। क्या खाओगे? अरे भाई, नॉन वेज में जो स्पेशल हो ना, वो ले आओ। आप लोग बैठो, मैं भिजवाता हूँ। कुछ ही वक्त बाद वेटर खाने की 2 प्लेटें रोहन और रवि के सामने रखकर चला गया। वो लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। अरे यार, नॉनवेज तो बहुत लजीज लगा, लेकिन तुमने ध्यान दिया कि जो वेटर खाना देने आया था उसका हुलिया कुछ तेरे जैसा दिख रहा था। अबे हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। और उस होटल के मालिक की आवाज तेरे जैसी लग रही थी। चल उन दोनों को करीब से देखते हैं। जैसे ही रवि और रोहन ने होटल के मालिक और उसके नौकर को मोबाइल की रोशनी से करीब आते हुए देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन दोनों के मुंह से चीख निकल गई। ओए उफ, नहीं। अबे ये दोनों तो कितने भयानक हैं और ऐसी हालत में भी हंस रहे हैं। आज खाने में तुम्हें हमारी आंखों का स्वाद कैसा लगा? और हमारी कटी हुई उंगलियां स्वादिष्ट थी या नहीं? दरअसल दोनों एक खंडहर में खड़े थे। रोहन और रवि खंडहर हो चुके होटल शालीमार के अंदर थे और एक दूसरे की आंखें और उंगलियां निकालकर खा चुके थे। अचानक रोहन और रवि के हमशक्ल ने उन दोनों को दबोच लिया और उन दोनों की गर्दन उखाड़कर फेंक दी। दूसरे दिन उन चारों की लाशें वहां की पुलिस को मिली। शहर के आईजी शिंदे इंस्पेक्टर वर्मा को डांट रहे थे। अरे व्हाट नॉनसेंस मिस्टर वर्मा, ये चल क्या रहा है? एक ही रात में 4 लोगों का बेरहमी से खून। सर, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं जानता मिस्टर वर्मा। मुझे इन दोनों हादसों की पूरी डिटेल चाहिए। आखिर इनकी मौत के पीछे क्या वजह है? सर मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से भी जानकारी ली है। मुझे पता चला है कि जिस खंडहर पर इन लोगों की लाश मिली है, वो खंडहर किसी जमाने में होटल शालीमार के नाम से जाना जाता था और वो हॉन्टेड है सर। हॉन्टेड है मतलब? अरे सर, पास के गांव वालों ने बताया है कि उस जगह पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं और पहले भी इस तरह की घटनाएं वहां पर घटी हैं सर। क्या बकवास है मिस्टर वर्मा। लोगों ने कहा और तुमने मान लिया। आज रात तुम उस खंडहर में जाओगे और मैं भी वहां पर पहुंचता हूं, समझे? उसी रात इंस्पेक्टर वर्मा अपनी पुलिस जीप में उस खंडहर के करीब पहुंचा ही था कि उसने देखा कि वहां एक पुलिस जीप पहले से ही खड़ी हुई थी। जैसे ही इंस्पेक्टर वर्मा में बैठे शख्स के करीब पहुंचा तो वो बौखला गया, क्योंकि जीप में आईजी शिंदे नहीं, खुद इंस्पेक्टर वर्मा बैठा हुआ था। अरे कौन हो तुम? मेरा भेस बदलकर पुलिस जीप में यहाँ क्या कर रहे हो? आईजी शिंदे कहाँ हैं? इससे पहले दूसरा इंस्पेक्टर वर्मा एक और पुलिस जीप वहां आकर रुक गई, पर ये क्या, वो दोनों पुलिस वाले आईजी शिंदे के शक्ल के थे। ये साला हो क्या रहा है? मेरी शक्ल का दूसरा आदमी और दो आईजी शिंदे। अगले ही पल दोनों आईजी शिंदे और इंस्पेक्टर वर्मा की शक्ल वाले चारों पुलिस वालों ने एक दूसरे पर रिवॉल्वर तान दी और होटल शालीमार का एरिया गोलियों की आवाज से गूंज उठा। होटल शालीमार एरिया में असमय हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
आज सुबह आईजी शिंदे और इंस्पेक्टर की डेड बॉडी मिली है। ऐसा लगता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से शूट किया है।